हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम हीप और स्टैक इसको जो है कि काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप, बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, गार्बेज कलेक्शन को भी जो है कि हम डिटेल में समझेंगे। और रेफ और आउट कीवर्ड ये एग्जैक्टली है क्या और इसका यूज क्यों होता है ये हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये सारे टॉपिक ना एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है। मतलब जो है कि अगर आपको कोई सा भी एक टॉपिक समझना है, ठीक है, तो आपको जो है कि ये सारे टॉपिक समझने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको हीप और स्टैक का कॉन्सेप्ट समझना है तो उसमें आपको पता होना पड़ेगा कि वैल्यू टाइप क्या होता है, बॉक्सिंग क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर वगैरह क्या होता है। फिर किसी एक को भी आप देख लीजिए तो ये सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसीलिए इस वीडियो में जो है कि हम इन सारे टॉपिक को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम हीप और स्टैक को समझते हैं। तो देखिए हीप में क्या होता है, हीप जो है एक ऐसा मेमोरी एरिया होता है जो डायनामिक एलोकेशन के लिए और ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए प्लस रेफरेंस टाइप डेटा इनको स्टोर करने के लिए यूज होता है। और ये जो है गार्बेज कलेक्टर के थ्रू मैनेज होता है। जबकि स्टैक क्या होता है कि ये एक ऐसा मेमोरी एरिया है जो कि स्टैटिक एलोकेशन के लिए यूज होता है। और ये क्या स्टोर करता है, वैल्यू टाइप और मेथड कॉल डेटा, मतलब मेथड के अंदर जो डेटा होते हैं वो। और ये जो है ऑटोमेटिकली मैनेज होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में। मतलब है क्या ये, तो देखिए जब भी हम अपने प्रोग्राम में स्पेस एलोकेट करते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए, मतलब बेसिकली हम जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए मेमोरी हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। मतलब दो तरह से यूज होता है आप कह सकते हैं, एक होता है स्टैक और एक होता है हीप। तो यहां पे जो भी आपके वैल्यू टाइप होते हैं वो यहां पे स्टोर होते हैं और जो भी रेफरेंस टाइप होता है वो यहां पे होता है। और यहां पे जो है कि कोई ऑर्डर नहीं फॉलो होता है, इसको जब जहां स्पेस मिला वहां पे जो है कि मेमोरी क्रिएट कर देता है। इसको जो है हम थोड़ा कोड से समझते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो प्रोग्राम है इसमें जो है कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं। जैसे आई एन टी आई इक्वल 4 है, आई एन टी नहीं, इसको हम आई एन टी नहीं बोलते हैं, इसको हम बूलियन बोलते हैं। बूलियन बी इक्वल ट्रू है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल, यहाँ पे भी हम कोई नंबर रखे हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल कोई टेक्स्ट है। तो अगर जो है अगर हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रखते हैं और इसको जो है कि हम रन करते हैं और यहाँ पे ये हमारा जो है कि वॉच है, ये वॉच विंडो जो है कि बेसिकली आप किसी भी वेरिएबल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड वॉच कर सकते हैं, आपका विंडो जो है कि ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई रखते हैं और बी रखते हैं और ओबीजे रखते हैं और एस टी आर रखते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे तो हमारे पास आई इक्वल 4 है, बी इक्वल ट्रू है, ओबीजे इक्वल 1 2 3 है, एस टी आर इक्वल सम टेक्स्ट है। लेकिन इसमें से ये दोनों जो हैं रेफरेंस टाइप है और ये दोनों जो हैं वैल्यू टाइप है। तो वो हम कैसे देखेंगे, एम्परसेंड आई, ये देखिए ये एक मेमोरी में एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है जब आप ये एम्परसेंड यूज करते हैं तो। और यहां पे हम एम्परसेंड अगर बी लेते हैं तो ये भी जो है कि किसी एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और यहां पे आप एम्परसेंड ओबीजे लेते हैं तो ये भी जो है कि किसी एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। उसी तरह से एस टी आर भी कर रहा है। लेकिन यहां अगर आप देखोगे इसके वैल्यू में तो यहां पे डायरेक्टली आपका जो है कि ये 4 है। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे डायरेक्टली ट्रू है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे वैल्यू के बजाय, मतलब यहां पे आपका वैल्यू क्या था ओबीजे में 1 2 3, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एक एड्रेस को होल्ड कर रहा है और ये एस टी आर भी जो है कि एक एड्रेस को ही होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं और इसको यहां पे हम रखते हैं तो यहां पे हो क्या रहा है, देखिए जब हमने ये आई को
क्रिएट किया तो ये मेमोरी के स्टैक में, ठीक है, यहां पे जो है कि एक स्पेस एलोकेट हुआ इसके लिए, और इसका लोकेशन, इस स्पेस का लोकेशन जो है यहां पे अगर आप देखोगे तो मान लीजिए इसको हम 6BC बोलते हैं, और यहां पे जो है ये 4 जो है, इसका नाम जो है आई है, और यहां पे 4 जो है स्टोर हो गया। बी के लिए क्या हुआ, बी के लिए भी स्टैक में एक स्पेस एलोकेट हुआ, और इसका जो एड्रेस है 6B8 है, और इसमें जो वैल्यू है वो ट्रू स्टोर हो गया है। लेकिन ओबीजे के केस में क्या हुआ है कि ओबीजे के केस में भी स्टैक में ही स्पेस एलोकेट हुआ है, और इसका एड्रेस है 4D8 मान लीजिए। लेकिन इसमें जो है ये 1 2 3 इसके बजाय यहां पे क्या स्टोर हुआ है, B4D8, B4D8। और STR के केस में क्या हुआ है, इसके लिए भी वही चीज हुआ है, यहां पे एक स्पेस एलोकेट हुआ है स्टैक में ही, और इसका मान लीजिए कि एड्रेस है 6A8, और इस पे जो है B4B0 ये एड्रेस स्टोर हुआ है। मतलब यहां पे है क्या, हो क्या रहा है कि जब आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो है कुछ ऐसा स्पेस एलोकेट हो रहा है, ये हमारा स्टैक है और ये हमारा हीप है, ठीक है। और यहां पे जब स्टैक बन रहा है तो ये बेस्ड ऑन द डेटा टाइप यहां पे स्पेस का जो है एलोकेशन होता है। तो ये सबसे पहले जो है कि हमारा आई होगा, उसके बाद हमारा बी होगा, उसके बाद हमारा ओबीजे होगा, और उसके बाद जो है हमारा एसटीआर होगा। तो आई के लिए वैल्यू तो यहीं पे स्टोर हो गया 4, बी के लिए भी यहीं पे स्टोर हो गया ट्रू, ओबीजे के लिए यहां पे 1 2 3 के बजाय यहां पे स्पेस एलोकेट होगा, और इसका एड्रेस जो है मान लीजिए B4D8 ऐसा कुछ एड्रेस है, और ये इसका रेफरेंस जो है बेसिकली, और यहां पे जो है कि 1 2 3 स्टोर होगा, और ये एड्रेस यहां पे स्टोर हो जाएगा B4D8। सेम केस STR के लिए भी होगा, STR के लिए हीप में कहीं पे स्पेस एलोकेट होगा, और उसका एड्रेस होगा 6A8, और यहां पे जो है सम टेक्स्ट स्टोर होगा, और ये जो है ये एड्रेस यहां पे स्टोर हो जाएगा 6A8। बस हीप और स्टैक इतना ही है। अब जो है हम देखते हैं वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप क्या होता है। तो देखिए वैल्यू टाइप होता क्या है, इट होल्ड्स डेटा डायरेक्टली एंड स्टोर ऑन द स्टैक एंड आर कॉपीड ड्यूरिंग असाइनमेंट। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा वैल्यू टाइप है वो डायरेक्टली डेटा को स्टोर करता है, जैसा कि यहां पे आपने देखा, तो आई में डायरेक्टली 4 है, बी में डायरेक्टली ट्रू है, और ये स्टैक में लोकेट हुआ है। और अगर आप इसको कॉपी करते हो, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे जो है हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसको बोलते हैं int j इक्वल आई। अगर ये हम करते हैं तो इससे क्या होगा, यहां हमारे स्टैक में, ठीक है, वो यहां पे कहीं पे बनेगा, बट हम उसको यहां पे बनाते हैं, यहां पे जो है एक j बनेगा, और ये वैल्यू जो 4 है, ये 4 यहां पे आके कॉपी हो जाएगा इस लाइन से। तो यही कह रहा है कि वैल्यूज आर कॉपीड ड्यूरिंग असाइनमेंट। जबकि रेफरेंस टाइप में क्या होता है, इट होल्ड्स अ रेफरेंस टू द डेटा ऑन द हीप। मतलब यहां पे आप देखो तो ये हमारा रेफरेंस टाइप है, राइट, ओबीजे और एसटीआर। ये क्या कर रहा है, ये
रेफरेंस जो है कि स्टोर कर रहा है, मतलब ये ये str जो है इसका रेफरेंस स्टोर कर रहा है और obj जो है इसका रेफरेंस स्टोर कर रहा है। एंड मल्टीपल वेरिएबल्स कैन रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहां पे हम obj ऑब्जेक्ट obj1 बनाते हैं और इसको जो है हम obj रखते हैं, तो इससे क्या होगा, यहां पे, ठीक है, यहां पे एक स्पेस एलोकेट होगा जिसका नाम होगा obj, और यहां पे भी वही एड्रेस यानी B48 यहां पे स्टोर हो जाएगा। मतलब अभी जो है कि मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट obj और obj, ये दोनों जो है इसी को पॉइंट कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि मल्टीपल वेरिएबल्स कैन रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। इसको जो है कि हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और अपने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। और मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे J++ करता हूं और यहां पे इसको जो है कि हम हटा देते हैं और यहां पे मैं क्या करता हूं, इस obj1 को हम कुछ और वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 89 हमने दे दिया, और यहां पे हम वही करते हैं, एक और स्ट्रिंग बनाते हैं और उसमें जो है कि हम इसको str1 बोलते हैं और यहां पे हम str देते हैं और str1 को हम कुछ और वैल्यू यहां पे दे देते हैं, मान लीजिए अनदर टेक्स्ट। इसको जो है कि हम थोड़ा कंसोल पे राइट करके देखते हैं कि यहां पे क्या आएगा। तो i जो है, i यहां पे हम i को प्रिंट करते हैं और यहां पे जो है obj को हम प्रिंट करते हैं और यहां पे जो है str को प्रिंट करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि ये i को हमने यहाँ पे j को असाइन किया है, J++ किया है, तो ये तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि यहाँ पे जो है i मॉडिफाई नहीं होगा, मतलब यहाँ पे i ही प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि obj यानी रेफरेंस टाइप है, राइट, इसके केस में क्या होता है। तो देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो i इक्वल अब भी 4 है, मतलब इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद भी, यानी ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद भी ये 4 है। obj यानी इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद यहां पे हमने obj1 को 89 कर दिया है, तो भी जो है ये अनमोडिफाइड है, मतलब obj जो है अभी भी 1 2 3 ही है, इवन दो यहां पे हमने क्या बोला था कि अब दोनों जो हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट भी और ये ऑब्जेक्ट भी सेम स्पेस को पॉइंट कर रहा है। तो हम जो है कि इसको मॉडिफाई कर रहे हैं obj1 के थ्रू, ये obj1 है, इसके थ्रू मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये मॉडिफाई क्यों नहीं हुआ, अगर मॉडिफाई होता तो ये 1 2 3 नहीं होता, ये जो है 89 होता। और स्ट्रिंग के केस में भी वही हुआ है, यहां पे str1 इक्वल str किया है और यहां पे हमने str1 को मॉडिफाई कर दिया है। ये भी जो है कि इस लाइन से सेम स्पेस को पॉइंट कर रहे थे, तो यहां पे भी मॉडिफाई होना था, लेकिन यहां पे भी नहीं हुआ। तो देखिए इन दोनों का रीजन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। पहले हम obj को समझते हैं, उसके लिए यहां पे हम ब्रेक पॉइंट रखते हैं, ठीक है। इसको जो है कि हम कंटिन्यू कर देते हैं और यहां पे ब्रेक पॉइंट रखते हैं, इसको हम फिर से रन करते हैं। तो अब आप देखोगे, अगर इसको मैं क्लीन करके फिर से यहां पे ऐड करता हूं, यहां पे हम obj रखते हैं और obj1 रखते हैं, ठीक है। और यहां पे %obj और %obj1 ये दोनों रखते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अभी जो है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पे भी अभी कोई स्पेस एलोकेट नहीं हुआ, यहां पे भी अभी स्पेस एलोकेट नहीं हुआ, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है हमारा अभी यहीं पे है। इसको हम करते हैं F10। अब हमारा जो है कि इसके लिए स्पेस एलोकेट हो गया, कुछ
D18 पे और हम करते हैं F10। अब देखोगे तो ये सेम D18 जो है यहां पे भी D18 असाइन हो गया। लेकिन जैसे ही हम OBJ 1 = 89 करेंगे, ठीक है, यानी F10 करते हैं, तो आप देखोगे कि ये एड्रेस चेंज हो जाएगा। देखिए ये जो है चेंज हो गया, ये 30 हो गया। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट टाइप होता है, वो हर टाइप का पेरेंट होता है। मतलब आप कोई भी टाइप है उसको जो है कि आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है रेफरेंस टाइप होता है। और हमने यहां पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट को इंटीजर टाइप का वैल्यू दिया है। मतलब अब ये ऑब्जेक्ट इंटरनली जो है इंटीजर स्टोर किया हुआ है। तो ये वेरिएबल, ये OBJ जो है एज ए इंटीजर ही मतलब बिहेव करेगा, और ये OBJ 1 भी इंटीजर ही बिहेव करेगा। लेकिन अब क्योंकि ये हीप में है, तो हीप में हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कोई एक स्पेस सेम वैल्यू स्टोर किया है तो उसको जो है हम मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। और यही रीजन है कि यहां पे जो है जब हम इसको पॉइंट कर रहे हैं और हमारा ये वेरिएबल मॉडिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी OBJ 1 जो है मॉडिफाई नहीं हो रहा, तो अभी जो है OBJ में 1 2 3 है, तो OBJ 1 भी जो है कि 1 2 3 होल्ड करेगा। तो क्यों ना इसको सेम जो मेमोरी एलोकेट हुआ है हीप में, उसी को जो है कि दोनों को दे दें। लेकिन यहां पे जब आप मॉडिफाई कर रहे हो, तो क्योंकि यहां पे इंटीजर है और इंटीजर होने की वजह से ये दूसरा स्पेस एलोकेट करेगा हीप में और उसको जो है कि OBJ 1 में असाइन कर देगा। इसी वजह से ये OBJ मॉडिफाई नहीं हुआ, यहां पे OBJ 1 मॉडिफाई हो गया। सिमिलर केस स्ट्रिंग के साथ भी है। स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है। मतलब इसको जो है कि आप, मतलब स्ट्रिंग के लिए अगर आप स्पेस एलोकेट करते हो हीप में, तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो यहां इस लाइन से जो भी स्पेस एलोकेट हुआ हीप में, इस लाइन से str1 को भी वही एड्रेस असाइन हो गया। लेकिन जैसे ही हमने str1 को मॉडिफाई किया इस टेक्स्ट से, तो अब क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मतलब आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हीप में एक अलग स्पेस एलोकेट होगा। मतलब कि अब जो है यहां पे एक स्पेस अलग कहीं पे एलोकेट हुआ और यहां पे हमने ऐड किया क्या, अनदर टेक्स्ट, और यहां पे हमारा str1 है, राइट। तो पहले तो ये भी इसी को पॉइंट कर रहा था, यानी यहां पे 6A8 था। लेकिन जैसे ही हमने इसको मॉडिफाई किया, तो अब क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो ये चेंज होगा नहीं। तो यहां पे क्या होगा, मान लीजिए कि 4 5 6 कुछ ऐसा स्पेस है, यहां पे एलोकेट हुआ, और ये पॉइंटर अब हम इस पॉइंटर के थ्रू मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंटर यहां से हट के अब ये इसको पॉइंट करेगा। मतलब यहां पे जो है अब 4 5 6 हो गया। तो अगर आप अभी str को प्रिंट करोगे तो आपका 6A8 जो है वही स्पेस जो है कि इसको मिलेगा, यानी str में अब भी सम टेक्स्ट ही है, और यही रीजन है कि ये चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर यहां पे हम एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं माई क्लास, और यहां पे एक प्रॉपर्टी रखते हैं पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट, और यहां पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं माई क्लास इक्वल न्यू माई क्लास, और इसके प्रॉपर्टी में डॉट नेम को हम जो है कुछ टेक्स्ट देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट नेम, और यहां पे माई क्लास टाइप का माई सेकेंड क्लास बनाते हैं। इसको भी जो है कि हम माई क्लास ही दे देते हैं, और यहां पे माई सेकेंड क्लास डॉट
नेम इक्वल सेकेंड नेम दे देते हैं। और इसको जो है कि हम देखते हैं मेमोरी में क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप मान लीजिए कि यहां पे अगर ब्रेक पॉइंट रखते हो और इसको अगर आप रन करते हो, तो इवन तो आपका जो है कि ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन मेमोरी में जो है कि इसके लिए स्पेस ऑलरेडी एलोकेट हो गया है, मतलब स्टैक में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ओबीजे यहाँ पे है, ओबीजे यहाँ पे भी, ओबीजे 1 भी है, दो इन लोगों में जो है कि वैल्यू नल है, लेकिन इन लोगों के लिए स्पेस जो है कि ऑलरेडी है, यानी सबके लिए, हर वेरिएबल के लिए है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अभी जो है कि आप यहाँ पे देखोगे एम्परसेंट माई क्लास, तो इसके लिए भी होगा। ठीक है, और एम्परसेंट माई सेकेंड क्लास, तो इसके लिए भी होगा, यानी सबके लिए जो है कि स्पेस स्टैक में ऑलरेडी एलोकेट हो गया है। अब जैसे जैसे एग्जीक्यूट होगा वैसे वैसे उस पर वैल्यू असाइन होता चला जाएगा। तो हम जो है मोस्टली इंटरेस्टेड हैं इस पे। तो देखिए फिलहाल तो जो है कि इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, यानी 0 0 है। इसको हम करते हैं F10, और जब यहां पे कंट्रोल पहुंचेगा और जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, अब देखोगे तो यहां पे जो है कि वैल्यू ऐड हो गया, मतलब हीप में जो है कि कोई स्पेस एलोकेट हो गया इसके लिए और वो इसको असाइन हो गया है। और अब यहां पे जो है कि हम F10 करते हैं, और यहां पे जो है ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो यहां पे भी वैल्यू जो है ऐड हो गया है, और दोनों जो है सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। मतलब यहां पे इसको जो है हम थोड़ा फिर से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टैक है और ये हमारा हीप है। यहां पे जो है स्टैक में ये मानते हैं कि हमारा जो है कि सारा वेरिएबल जो है कि ऑलरेडी यहां पे स्टोर है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। यहां पे मानते हैं हमारा ये माई क्लास है और ये हमारा माई सेकेंड क्लास है। ठीक है, ये है और ये हमारा ये है। तो हीप में हमारा एक स्पेस एलोकेट हुआ है जिसका एड्रेस है, मान लीजिए BDA0, ये मानते हैं BDA0 है। तो ये अभी जो है यहां पे BDA0 यहां पे भी है, BDA0 यहां पे भी है, और यहां पे फर्स्ट नेम ये है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है। और यहां पे जैसे ही हम माई सेकेंड क्लास डॉट नेम अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर मैं F10 करता हूं तो भी जो है कि ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ, मतलब जो है कि अब भी ये BDA0 है, यहां पे भी BDA0 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इस माई क्लास को जो है कि इसका वैल्यू अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे भी जो है सेकेंड नेम ही है। मतलब हुआ क्या कि हमने जो है इस पॉइंटर को यूज करके, मतलब इस वेरिएबल को यूज करके यहां पे हमने ये फर्स्ट नेम हटा के यहां पे हमने सेकंड नेम कर दिया है। लेकिन ये पॉइंटर चेंज नहीं हुआ, मतलब पॉइंटर अब भी जो है कि इसी को पॉइंट कर रहा है। तो इसीलिए जो है कि अगर आप माई क्लास से भी जो है कि इसको नेम को देखोगे, ये मानते हैं हमारा नेम है, तो इसको माई क्लास से भी अगर देखोगे तो भी आपको सेकंड नेम मिलेगा, माई सेकंड क्लास से भी देखोगे तो भी आपका जो है कि सेकंड नेम ही मिलेगा। इसको जो है कि मैं स्टॉप करके अगर एक बार यहां पे माई क्लास डॉट नेम करता हूं, और यहां पे जो है माई सेकेंड क्लास डॉट नेम करता हूं, यहां पे माई क्लास डॉट नेम, और यहां पे माई सेकेंड क्लास डॉट नेम है, और ये हम यहां से हटा देते हैं, और ब्रेक पॉइंट जो है हम हटा देते हैं अगर, और इसको हम रन करते हैं। ये मैं कंटिन्यू करता हूं,
तो यहां पे आप देखोगे तो माई क्लास डॉट नेम भी सेकेंड नेम है, माई क्लास डॉट नेम, माई सेकेंड क्लास नेम भी सेकेंड नेम ही है। बेसिकली ये हमारा टाइपो मिस्टेक है, ये हमारा टाइपो मिस्टेक है। तो ये होता है रेफरेंस टाइप में। इसमें जो है कि बेसिकली बस ये ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग जो है थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। बाकी इसके बाद आप जितने जो है कि अब रेफरेंस टाइप क्रिएट करते हो, जैसे मान लीजिए कि आप अरे क्रिएट करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे INT अरे है इक्वल जो है कि आप क्या करते हो, न्यू INT अरे करते हो, और इसमें जो है कुछ मान लीजिए 1 2 3 रखते हो, और यहाँ पे INT ARR1 इक्वल ARR करते हो, और ARR1 का 0th लोकेशन पे मान लीजिए कि आप भेज देते हो 5। यहाँ पे जो है 1 है और यहाँ पे आपने इसको मॉडिफाई करके 5 कर दिया, ठीक है। और इसको जो है कि मैं वापस से डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे फॉर ईच यूज करके मैं अरे को प्रिंट करता हूँ, CW आइटम, यहाँ पे मैं बोलता हूँ फर्स्ट अरे, और सेम चीज हम करते हैं वापस से यहाँ पे, और इसको जो है कि हम सेकेंड अरे बोलते हैं, और इसको जो है अगर मैं रन कराता हूं, ये ब्रेक पॉइंट भी मैं हटा देता हूं और इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, तो यहां पे आप देखोगे तो फर्स्ट एरे में भी ये फर्स्ट एलिमेंट चेंज हो गया, यानी यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, इस लाइन की वजह से। इसी तरह और भी सारे रेफरेंस टाइप हैं जो वो सब जो है कि एक ही जैसा बिहेव करते हैं। मतलब अगर वैल्यू टाइप है तो वैल्यू कॉपी होता है, और अगर रेफरेंस टाइप है तो रेफरेंस कॉपी होता है। बस यही है वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। अब देखते हैं बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या होता है। तो देखिए यहां पे अगर मान लीजिए कि इसको हम फिर से जो है थोड़ा क्लीन करते हैं, इन सबको जो है कि मैंने क्लीन कर दिया, और यहां पे मैंने आई दे दिया, और ये जो है हम यहां से इसको हम हटा रहे हैं। यहां पे हम बस ओबीजे को प्रिंट करते हैं, ठीक है। और अगर इसको आप देखोगे, इसके लिए मैं यहां पे ब्रेक पॉइंट रख लेता हूं, और इसको जो है वापस से क्लीन करके यहाँ पे जो है हम फिर से %i रखते हैं और $OBJ रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा 4 है i के लिए, लेकिन OBJ में एक एड्रेस है, जबकि हमने जो है कि OBJ में डायरेक्टली i को असाइन किया है, राइट। और अगर इसका आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट हमारा 4 है इस लाइन से। तो यहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पे देखिए स्टैक है हमारा, और ये हमारा हीप है। तो यहां पे हमारे स्टैक में जब हमने i क्रिएट किया, यानी इस लाइन से, तो i में 4 जो है असाइन हो गया, और यहां पे मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये जो है, तो इससे क्या हुआ, ये 4 जो है यहां पे कॉपी हो गया, जो हमारा वैल्यू टाइप में होता है। लेकिन जब हमने ये ऑब्जेक्ट को बनाया, यानी ऑब्जेक्ट टाइप का ओबीजे बनाया, और इसमें जब हमने i को असाइन किया, तो क्योंकि अब ऑब्जेक्ट यानी ओबीजे जो है रेफरेंस टाइप का है, तो
तो ये तो भाई अब वैल्यू स्टोर करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, यहां पे कहीं पे एक स्पेस एलोकेट करेगा। मान लीजिए ये हमारा B4 0 है यहां से, और यहां पे जो है कि इस वैल्यू को रखेगा और इसका रेफरेंस जो है यहां पे भेज देगा। मतलब ये हमारा जो है कि ओबीजे है, राइट। तो ओबीजे में अब क्या हो जाएगा, B4 0 हो जाएगा। इसी को जो है कि हम बॉक्सिंग बोलते हैं। मतलब यहां पे हमने अभी इसको बॉक्स कर दिया, इसको बॉक्सिंग बोलते हैं। मतलब स्टैक से हम हीप में भेजे हैं। और यहां पे अगर हम मान लीजिए कि ओबीजे में कोई इंटीजर टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम इसको ओबीजे प्लस प्लस करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसको मैं स्टॉप करता हूं। तो यहां पे अगर आप देखो तो कह रहा है कि ऑपरेटर प्लस प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट। मतलब इस टाइप पे जो है ये ऑपरेटर जो है अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका टाइप तो श्योर है ही नहीं कि कौन सा टाइप है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है पेरेंट टाइप है सबका। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को वापस से जो है इसमें लाना पड़ेगा, स्टैक में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, INT, मान लीजिए यहाँ पे के बनाते हैं, के इक्वल करते हैं OBJ, जबकि ये भी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट जो है, अब इसको जो है आप दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, और ये क्योंकि अब सबका पेरेंट टाइप है, तो इसको आपको स्पेशली बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हमको जो है ये इंटीजर टाइप में चाहिए, जिसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर टाइप का, और यहाँ अब जो है के पे हमारे 4 आ गया। मतलब यहां पे एक स्पेस एलोकेट हुआ जिसका नाम हम देते हैं के, और इस पे जो है ये 4 एलोकेट हो गया। और अब जो है कि इस के पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और इसको जो है कि अगर हम रन करेंगे तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ओबीजे में हमारा अब भी 4 है, लेकिन के में हमारा 5 है, राइट। ओबीजे में 4 इसलिए है क्योंकि वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला, ये पहले जो है कि उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेगा, वैल्यू असाइन करेगा, स्पेस में दूसरा स्पेस एलोकेट करेगा, और करने के बाद तब जो है कि वो के में असाइन कर देगा। और इसी कॉन्सेप्ट को जो है, मतलब यहां से हीप से वापस स्टैक में लाने को हम अनबॉक्सिंग बोलते हैं। बस इतना सिंपल है बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो बॉक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए वैल्यू टाइप टू ए रेफरेंस टाइप बाय रैपिंग इट इन एन ऑब्जेक्ट। जो हमने अभी किया, इंटीजर को ऑब्जेक्ट टाइप में रैप करके हीप में हमने भेज दिया। और अनबॉक्सिंग क्या होता है कि वही द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए रेफरेंस टाइप, यानी ऑब्जेक्ट जो है बैक टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू टाइप, जो हमने ऑब्जेक्ट से वापस इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसको जो है कि स्टैक में लाने के लिए। अगला है हमारा गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन जो है बहुत ही मतलब सिंपल और इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है। इसको जो है कि हम थोड़ा फिर से क्लीन करके वापस से अपने माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। माई क्लास इक्वल न्यू माई क्लास, और माई क्लास डॉट नेम इक्वल हम वही वापस से फर्स्ट नेम देते हैं, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं माई क्लास टाइप का, जिसको हम बोलते हैं माई सेकेंड क्लास इक्वल न्यू माई क्लास, माई सेकेंड क्लास डॉट नेम इक्वल सेकेंड नेम। यहां पे हमने दोनों के लिए अलग जो है कि स्पेस बनाया, ठीक है। और यहां पे जो है हम अब क्या करते हैं, माई सेकेंड क्लास इक्वल माई क्लास करते हैं, और यहां पे हम अब क्या करते हैं, माई क्लास डॉट नेम को प्रिंट करते हैं, और यहां पे जो है हम
माई सेकेंड क्लास के नेम को भी प्रिंट करते हैं। और यहां पे ब्रेक पॉइंट नहीं, यहां पे रखते हैं और एक यहां पे भी रख ही लेते हैं, और उसको जो है कि हम वापस से रन करते हैं। और ये मैं फिर से क्लीन कर देता हूं, क्लियर ऑल, और यहां पे जो है मैं एम्परसेंड माई क्लास और एम्परसेंड माई सेकेंड क्लास, ये करता हूं। अब यहां पे आप देखोगे तो अभी जो है ये 0 0 है, मतलब यहां पे इसके लिए स्पेस एलोकेट नहीं हुआ है। और ये मैं F10 करता हूं, अब यहां पे देखोगे माई क्लास के लिए स्पेस एलोकेट हो गया, और वहां पे जो है कि बेसिकली उसका नाम जो है अब फर्स्ट नेम हो जाएगा। माई सेकेंड क्लास के लिए भी एक स्पेस एलोकेट हुआ, अगर और यहां पे अगर आप देखो तो ये दोनों डिफरेंट है, यानी BD38 है, यहां पे BD68 है। मतलब ये अगर हम यहां पे देखेंगे, इसको जो है मैं वापस से ड्रॉ करता हूं, ये हमारा स्टैक है और ये हमारा हीप है। तो यहां स्टैक में जो है ये माई क्लास है और ये माई सेकेंड क्लास है, और हीप में एक स्पेस एलोकेट हुआ है जो BD38 के लिए हुआ है, BD38, और यहां पे जो है फर्स्ट नेम है, और एक दूसरा स्पेस एलोकेट हुआ है जो BD68 पे हुआ है, BD68, और इस पे जो है सेकेंड नेम है। और ये माई क्लास जो है इसको पॉइंट कर रहा है, और माई सेकेंड क्लास जो है इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। मतलब यहां पे जो है BD38 है और यहां पे जो है BD68 है। अब यहां पे क्या हो रहा है, इस लाइन से यहां पे जो है नाम तो बेसिकली असाइन हो गया, लेकिन इस लाइन से क्या हो रहा है, जैसे आप यहां पे अगर इस लाइन को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे तो एड्रेस जो है हमारा चेंज हो गया। मतलब अब क्या हो गया कि जो माई सेकेंड क्लास है उसका भी एड्रेस BD38 है। मतलब यहां पे अब ये जो है हटके वापस से BD38 हो गया। मतलब ये अब इसको पॉइंट करने के बजाय ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो स्टैक के केस में क्या होगा, स्टैक में तो मान लीजिए कि ये अगर मान लीजिए इसका स्कोप खत्म हो गया यहां से इस मेमोरी से, तो ये पॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये होता है जैसे जैसे उसका स्कोप खत्म होता है वो यहां से पॉप होता चला जाता है। लेकिन हीप के केस में ऐसा नहीं है। अब यहां पे तो इसको बेसिकली कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब ना ये कर रहा है और ना ही ये कर रहा है, तो यहीं पे जो है कि ये गार्बेज कलेक्टर आएगा। और ये क्या करेगा, यहां पहले इसको चेक करेगा कि भाई इसको कोई पॉइंट कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो इसको पॉइंट कर रहा है। इसको कोई पॉइंट कर रहा है कि नहीं, इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसको मेमोरी से हटा देगा। और यहां पे बेसिकली जनरेशन में काम होता है, Gen 0, Gen 1 और Gen 2, ये 3 जनरेशन होता है। तो मान लीजिए कि पहली बार जब आएगा गार्बेज कलेक्टर इसको जो है कि क्लीन करने के लिए, तो यहां पे जो भी मतलब नए बने होंगे, नए स्पेस जो एलोकेट हुए होंगे, तो जैसे अभी यहां पे फर्स्ट ये मान लीजिए B38 पे हुआ है और ये जो है कि B368 पे हुआ है, तो ये जैसे इसको खाली मिलेगा इसको ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। मान लीजिए Gen Z के लिए Gen 0 के लिए चल रहा है, तो यहां पे ये खाली हो जाएगा। लेकिन ये अभी भी किसी को पॉइंट कर रहा है या फिर कोई और अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको इसमें भेज देगा। मतलब यहां पे अभी ये मार्क हो जाएगा, BD38 जो है कि Gen 1 के लिए मार्क हो जाएगा। और दोबारा जब आएगा इसको मतलब क्लीन करने के लिए, तब तक मान लीजिए कि हम माइक सेकेंड क्लास में कुछ और असाइन कर दे रहे हैं, तो ये भी खाली हो जाएगा। तो इसको जो है कि Gen 1 में आके डिलीट कर देगा। अगर वहां पे भी ये खाली नहीं होता है, यानी तीसरी बार अगर आया तब भी जो है कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब ये खाली नहीं हुआ है,
तो इसको क्या करेगा, वो जेन 2 में भेज देगा। लेकिन नॉर्मली जो है जेन 0 और जेन 1 में आते आते सब जो है कि स्पेस क्लियर हो जाते हैं। जेन 2 के लिए वही रह जाते हैं जो ग्लोबल हैं या फिर स्टैटिक हैं, वो सारे जो है कि जेन 0 के लिए रह जाते हैं। तो ये इतना सिंपल है गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट। गार्बेज कलेक्टर समझ लिया कि यहाँ पे आएगा हीप में और ढूंढेगा कि हाँ भाई कोई जो है कि स्पेस ऐसा तो नहीं है जो किसी ने एलोकेट किया है, अब वो जो है कि स्कोप से उसका बाहर हो गया या फिर उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है। तो अगर पॉइंट नहीं कर रहा है तो उसको डिलीट कर देगा, अगर कर रहा है तो उसको जेन 1 में या जेन 2 में भेज के चला जाएगा। और ये गार्बेज कलेक्टर का जो साइकिल होता है ये मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये क्या होता है कि जब भी अगर हीप भर गया, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे स्पेस एलोकेट हो गए और हम यहाँ से डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको कुछ और स्पेस चाहिए, तब गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, आएगा और आकर के यहाँ पे जितने भी खाली स्पेस रहेंगे उनको डिलीट करके कहेगा कि हाँ भाई देखो हमारे पास इतने खाली स्पेस अवेलेबल है, आप इसको यूज कर लो। तो वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में गार्बेज कलेक्टर आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल होता है। मोस्टली इंटरव्यू में क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या, तो डेफिनेटली ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। कोई एक ऐसा सिनेरियो होता है जहां पे आप जो है गार्बेज कलेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई जाओ जरा क्लीन करके आ जाओ, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में वो हम उसको यूज नहीं करते, हम उसको कॉल नहीं करते, बेसिकली वो अपने आप आता है, आकर क्लीन करके चला जाता है। देखिए यहां पे वही कह रहा है, गार्बेज कलेक्शन इज एन ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस दैट reclaimed unused object from the heap। यहां पे ये अनयूज हो गया राइट, तो इसको जो है कि वो रिक्लेम कर लिया, मतलब भाई अब ये खाली जगह इसको बता देगा कि हाँ भाई खाली हो गया है। ये बेसिकली मेमोरी को फ्री अप करने के लिए, ताकि मेमोरी मतलब भर ना जाए और आपके लिए स्पेस ही ना बचे, ऐसा ना हो, इसके लिए गार्बेज कलेक्टर बीच बीच में आता जाता रहता है। अब आता है रेफ और आउट। अब जो है कि इसको समझना बहुत आसान होगा। तो देखिए रेफ और आउट को जो है कि हम समझते हैं, उसके लिए मैं यहां पे एक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मेथड बनाता हूं और यहां पे मैं कुछ पैरामीटर रखता हूं जिसको मैं INT नंबर बोलता हूं, और नहीं ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, यहां पे इसको मैं बोलता हूं स्ट्रिंग str, और एक माई क्लास का ही जो है ऑब्जेक्ट लेके आता हूं, ठीक है, माई क्लास बोलते हैं इसको। और यहां पे हम लोग ये सेकंड क्लास को पूरा हटा देते हैं और यहां पे मैं डिस्प्ले को कॉल करता हूं। ये मैं माई क्लास के अंदर नहीं, इसके बाहर बनाना है मुझे, और ये होगा हमारा स्टैटिक टाइप का। और ये क्या कह रहा है, लेस एक्सेसिबल देन, अच्छा क्योंकि इसको मैंने पब्लिक बनाया है और ये हमारा प्राइवेट है, तो यहाँ से पब्लिक हम हटा ही देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले में मैं 5 भेजता हूँ और सम टेक्स्ट भेजता हूँ और जो है अपने माई क्लास को ही भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि इन तीनों को हम यहां पे, इसका मतलब बेसिकली इसको, इन तीनों को यहां पे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे नंबर इक्वल 5 रखते हैं, नहीं यहां पे हम मान लीजिए कि इसको 12 रखते हैं, और str में जो है कि हम कुछ अपडेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि इसको जो है कि हम इसको जो है कि हम सेकंड नेम मान लीजिए यहाँ पे बोलते हैं, और माई क्लास के नेम को जो है हम अपडेट कर देते हैं, इसको भी हम सेकंड नेम ही बोलते हैं। ये हटा देता हूं मैं। तो यहां जो है अभी तक तो सही है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो है कि ये 5 इसमें पास हो जाएगा, सम टेक्स्ट पास हो जाएगा और माई क्लास पास हो जाएगा। लेकिन ये जो है पास बाय वैल्यू हो रहा है, मतलब ये एज ए वैल्यू यहाँ पे पास हो रहा है, और ये अब स्ट्रिंग क्योंकि रेफरेंस टाइप है फिर भी ये पास बाय वैल्यू ही होगा। लेकिन ये माई क्लास जो है कि ये रेफरेंस टाइप है, तो ये जो है कि पास बाय रेफरेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप इसको जो है कि
इसका वैल्यू यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका वैल्यू आप जो है कि प्रिंट करते हो माई क्लास डॉट नेम, तो यहाँ पे तो जो है आपको सेकंड नेम ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एज ए रेफरेंस पास हुआ है। लेकिन ये दोनों जो है कि एज ए वैल्यू पास हुए हैं। इवन तो अगर आप इसको जो है कि यहाँ पे मान लीजिए कि स्ट्रिंग str इक्वल, आप यहाँ पे अगर सम टेक्स्ट देते हो और यहाँ पे इसको str पास करते हो, तो भी इवन तो ये रेफरेंस टाइप है, लेकिन ये जो है यहाँ पे एज ए वैल्यू ही पास होगा, क्योंकि यहां पे जैसे ही आप मॉडिफाई करोगे, ठीक है, वो मैंने बताया ना वहां पे जो है कि इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट, उसके वजह से जो है कि ये मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन जो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड रेफरेंस है, वो यहां पे आ जाएगा, ना कि इसमें रहेगा। यानी ये अभी ओरिजिनल वाले को ही पॉइंट कर रहा होगा, तो उसके वजह से ये चेंज नहीं होगा। और अगर इसको जो है कि आप एज ए यहां पे मान लीजिए कि int नंबर करते हो, नंबर इक्वल 5 करते हो, और यहां पे जो है कि आप नंबर को पास करते हो, तो ये भी जो है कि एज ए वैल्यू जाएगा, क्योंकि ये तो जो है कि वैल्यू है। लेकिन हमको ये पास बाय रेफरेंस करना है, यानी तीनों जो है ये तीनों वेरिएबल्स हैं, इनको हम एज ए रेफरेंस ही पास करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहां भी हमें बताना पड़ेगा। अब ये तो क्योंकि रेफरेंस टाइप ये तो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, ये दोनों नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरनली अगर वो मैकेनिज्म देखा जाए तो ये दोनों जो है कि एज ए वैल्यू ही पास होंगे। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है रेफ कीवर्ड, और यहां पे भी जो है हमें रेफ कीवर्ड यूज करना है। लेकिन अब यहां से तो हम इसको वैल्यू भेज रहे हैं, यानी डिस्प्ले जो है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नंबर, अगर ऐसे आप लिखोगे तो ये जो है यहाँ पे इसका वैल्यू जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है रेफरेंस, तो आपको रेफ कीवर्ड यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा और यहां पे भी यूज करना पड़ेगा, तब जो है कि एज ए रेफरेंस जाएगा यहां पे। और यहां पे अगर आप कुछ भी मॉडिफाई कर रहे हो तो जो है कि ये यहां पे मॉडिफाई हो जाएगा। इसको जो है कि हम थोड़ा रन करते हैं, उससे पहले जो है मैं नाम जो है थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है। इसको जो है एम स्ट्रिंग बोलते हैं मेन का, और इसको एम नंबर बोलते हैं, एम, और इसको भी जो है हम एम माई क्लास बोलते हैं। यहाँ पे भी एम रखते हैं, यहाँ पे भी एम रखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है कि हम यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट रखते हैं, और यहाँ पे भी हम एक ब्रेक पॉइंट रखेंगे, और इसको जो है हम रन करते हैं, और ये जो है हम क्लीन करके फिर से ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं एम्परसेंट माई क्लास एम्परसेंट mstr एम्परसेंट एम नंबर, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो अभी जो है कि सबका वैल्यू नल या 0 है, यानी यहां पे कोई वैल्यू असाइन नहीं है, यहां पे भी जो है कि बस ब्लैंक ही है। और ये हम F10 करते हैं, F10 करते हैं, F10 करते हैं, F10, F10, और इसको जो है हम, अगर यहाँ पे आप देखोगे मान लीजिए कि मैं ये एम्परसेंट नंबर करता हूँ, तो ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो है कि ये इसके लिए स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है, ठीक है, यानी हर एक मेथड के लिए एक अपना स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। उसमें जो है कि वो जब वो स्टैक फ्रेम एग्जीक्यूट होगा तब जाके वो मेमोरी एलोकेट होता है, इसीलिए यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम F11 करते हैं तो यहाँ पे ये स्टैक क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे इनका स्कोप जो है गायब हो गया, इसलिए जो है कि ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो खैर अभी जो है कि इसको हम एज इट इज छोड़ते हैं। यहाँ पे एड्रेस जो है कि आपका दिख रहा है, और यहाँ पे $str लेते हैं, ठीक है। तो ये str का स्पेस अगर देखोगे आप तो str में क्या है हमारा 4E8 है, और यहां पे 490 है कुछ,
नहीं, ये इसका वैल्यू जो है इसका 4E0 इसका भी है, यहाँ पे भी 4E0 ही था, राइट। यानी अब ये जो है एज ए रेफरेंस गए हैं यहाँ पे, और ये नंबर का तो खैर मैंने गायब कर दिया, तो कोई नहीं, मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ और इसको जो है कंटिन्यू करता हूँ। अब देखोगे आप तो यहाँ ये नंबर जो है हमारा कुछ 878 को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नंबर भी जो है हमारा 878 को ही पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अब ये वैल्यू टाइप है, राइट। तो वैल्यू टाइप जो है कि अगर आप एज ए रेफरेंस पास करोगे तो पूरा वेरिएबल का जो मतलब स्पेस जो एलोकेट हुआ है स्टैक में, वही जो है वापस वहां पे चला जाता है। मतलब आप दोनों जो है कि स्टैक में ही उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। और सिमिलरली स्ट्रिंग भी वैसा ही बिहेव करेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने एज ए रेफरेंस पास किया, राइट। तो अब ये क्या होगा कि वो स्टैक का जो स्पेस एलोकेट हुआ है वही चीज यहाँ पे पास हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी 880 है और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये 880 ही है, और इसका वैल्यू जो है मतलब स्ट्रिंग का यहाँ पे अभी तो फिलहाल 0 हो गया है, जो भी मतलब जैसे इसका जो वैल्यू था वो सेम जो है कि उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे भी उसी को पॉइंट करेगा, ये भी उसी को पॉइंट करेगा। और यहाँ पे अगर इसको आप मॉडिफाई करोगे, ठीक है, यानी यहाँ पे नंबर को अगर मॉडिफाई आप करते हो तो ये इस लोकेशन पे नंबर मॉडिफाई हुआ, यहाँ पे भी अब क्योंकि दोनों जो है कि एक ही को पॉइंट कर रहा है तो यहाँ पे भी वो मॉडिफाई होगा, और स्ट्रिंग के केस में भी वही होगा। देखिए अब ये नया स्पेस के लिए एलोकेट हो गया है। और अगर आप इसको हम मतलब जब वापस अब यहाँ पे आते हैं हम, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए स्ट्रिंग का BCD0 है, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग का जो है BCD0 ही हुआ। तो ये होता है पास बाय रेफरेंस, सिंपल। अगर वो रेफरेंस टाइप है या फिर वैल्यू टाइप है तो भी स्टैक का एड्रेस जो है कि पास हुआ है वहां पे। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एड्रेस जो है कि एज ए रेफरेंस पास हुआ है, ना कि ये एड्रेस। मतलब अगर आप रेफ कीवर्ड यूज करते हो तो आप इस एड्रेस की बात नहीं करते हो, इस एड्रेस की बात, मतलब इसका जो यानी ये स्पेस जो है ना इसका, मान लीजिए 562 कुछ होगा, ये 561 होगा, ये 563 होगा। अगर मान लीजिए कि इस ऑर्डर में अगर ये होता है तो हम इस एड्रेस को पास कर रहे हैं, ना कि इस एड्रेस को। ये होता है रेफ कीवर्ड से। लेकिन माई क्लास के केस में क्या होगा, माई क्लास के केस में हम इस एड्रेस की बात कर रहे होते हैं, यानी ये हम पास करते हैं, ना कि ये वाला। तो यही डिफरेंस है यहाँ पे। अदर मतलब लैंग्वेजेस में पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। C# में जो है कि पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस डिफरेंट होता है। अब ये आउट कीवर्ड क्या है, तो देखिए अगर मैं इसको स्टॉप करता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे रेफ के बजाय मैं इसको आउट कर देता हूं, और यहाँ पे भी जो है मैं आउट ही करता हूं, और यहाँ पे भी हमें आउट करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हमें आउट ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, हम जो है इस नंबर को यानी इस मेथड में एज ए आउटपुट वेरिएबल पास कर रहे हैं। मतलब हम वहां से यानी इस मेथड से हम कुछ आउटपुट इस नंबर में, इस नंबर वेरिएबल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर यहां से मान लीजिए कि ये लाइन में हटा दूं यहां से अगर, तो यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे एरर आ जाएगा। ये कह रहा है द आउट पैरामीटर नंबर मस्ट बी असाइन टू बिफोर कंट्रोल लीव्स द करंट मेथड। मतलब इसको यहां से वापस जाने से पहले नंबर में और str में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको असाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये तो यहां का एक्सपेक्टेशन तो एज आउटपुट पैरामीटर है, तो मतलब यहां पे कोई इसका इंतजार कर रहा है, यानी नंबर में और str में कोई जो है जिसने इसको कॉल किया है वो वेट कर रहा है कि भाई यहां से कोई नंबर आएगा, और आप कुछ लेकर नहीं जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए जो है कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो इसको करके देना ही पड़ेगा। मतलब नंबर को भी जो है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई हम कुछ यहाँ पे भेज रहे हैं, और str में भी आप कुछ भेज रहे हैं। मान लीजिए कि सम अनदर टेक्स्ट आप यहाँ से कुछ भेज रहे हैं, और यही रीजन है कि जब आप आउट कीवर्ड यूज करते हो तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब यानी अगर आप इस मेथड को कॉल करने से पहले अगर आप इसको यूज करना चाहो तो यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं डायरेक्टली जो है कि हम इस नंबर से ही इस मेथड से इसका वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है बिना कुछ पास किए भी
मतलब बिना कुछ असाइन किए भी इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये मेथड नहीं कॉल कर रहे हो, मान लीजिए कि आप मेथड नहीं कॉल कर रहे हो और यहाँ पे आप चाहते हो कि mstr को प्रिंट करना, तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी असाइंड नहीं है, मतलब अनअसाइंड है। ठीक है, इवन नंबर के साथ भी होगा, एम नंबर भी जो है कि यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये भी कहेगा कि भाई ये अभी आपने इसको असाइन वगैरह नहीं किया है। लेकिन जैसे ही आप इसको जो है कि कॉल कर लेते हो, तो ये अज्यूम कर लेता है कि हाँ भाई इसने अगर इस मेथड को एज ए आउट कॉल किया है तो ये तो कुछ उसको मॉडिफाई करके अपडेट करके कुछ तो असाइन करके वो वापस भेजेगा ही, क्योंकि इसके पास ये कंडीशन है, मतलब आपको करके भेजना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो है कि ये एरर नहीं दे रहा है। अच्छा, दूसरा चीज है कि जब आप यहां पे आउट पास कर रहे हो और यहीं पे आप इसका नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या जरूरत है यहां पे आप इसको डिक्लेयर करने का। इसको जो है कि हम डायरेक्टली यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब इसको हम आउट इंट और इसको जो है आउट स्ट्रिंग, ऐसे डायरेक्टली जो है कि यहां पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं और यहां पे इसको जो है कि हम प्रिंट कर सकते हैं। बस ये जो है कि यहां पे चल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ऐसे ही लिखते हैं, उसको पहले डिक्लेयर करके बाद में जो है कि मेथड में नहीं पास करते हैं, डायरेक्टली आप मेथड में ही जो है कि उसको एज ए डिक्लेयर, मतलब उसको डिक्लेयर करके बेसिकली पास कर देते हो। ठीक है, तो ये होता है आउट और रेफ। दोनों में डिफरेंस बस यही, मतलब दोनों बेसिकली एज ए रेफरेंस ही पास करेंगे। ठीक है, यहां पे भी जो है कि इसका रेफरेंस ही जाएगा और रेफ के केस में भी रेफरेंस ही जाएगा। और यहां पे दोनों जो है कि हम स्टैक के एड्रेस की बात करते हैं, ना कि हीप के एड्रेस की। डिफरेंस बस इतना ही है कि अगर आप आउट लिखते हो तो आप जो है कि डायरेक्टली यहां पे डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर बेसिकली अनअसाइंड वैल्यू भी आप पास कर सकते हो। लेकिन रेफ के केस में वो नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम फिर से रेफ बनाते हैं और इसको जो है कि हम यहां से, मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे जो है रेफ बोलता हूं, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे इसको आप एज ए इनपुट भेज रहे हो। यानी रेफ जो है ये इस पैरामीटर, इस मेथड के लिए एज ए इनपुट काम करेगा। तो यहां पे आपको यहां इसको जो है, मतलब यहां पे अगर आप डिफॉल्ट भी देते हो, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू जो भी देते हो, तो भी जो है कि ये असाइन हो ही जाएगा। ठीक है, ये अब क्या कह रहा है, ये कैनॉट का, अच्छा यहां से हमने INT हटा दिया है। तो यहां पे बेसिकली आपको ये वैल्यू देना ही पड़ेगा। रेफ के कंडीशन में ये होता है, लेकिन आउट के कंडीशन में ऐसा है कि आप इसको जो है कि यहां पे आप बिना असाइन किए या फिर बिना डिक्लेयर किए भी आप पास कर सकते हो, लेकिन यहां पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यही है रेफरेंस और आउट। और इंटरव्यूअर का समझ लीजिए फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो ये कुछ कलेक्शन था जो मैंने जो है कि आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था, और मैंने सोचा कि भाई ये बढ़िया टॉपिक है, इसको जो है कि शेयर करना चाहिए। इसको अगर आप जो है कि समझ लेते हो तो इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि इससे रिलेटेड बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते आते हैं जो आप आसानी से जो है कि बता सकते हो, समझ के आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।